ठीक है। हाँ, तो अगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट पॉइंट का अगर मेरे को देखना है यूटिलाइजेशन, तो डी एफ हाइफन एच के बाद में हम उस स्पेसिफिक माउंट पॉइंट का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रूट माउंट पॉइंट का देखना है, तो डी एफ हाइफन एच स्लैश डालेंगे तो सिर्फ उसी का दिखाएगा, सारे का नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये हम लोग को क्यों पता होना चाहिए? अगर हम लोग कंपनीज में देखेंगे ना, तो यहाँ सिर्फ 6 ही दिख रहा है, वहाँ पे 100 100 150 50 50 दिखता है, जिसमें से डीबीए का उसमें से 2 या 3 ही है। तो देखने में आसानी हो तो हम लोग स्पेसिफिक यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि हमको इसका देखना है, बूट का देखना है, और डेव का देखना है, जो मेरे काम का है फॉर एग्जाम्पल, तो बस उसी का दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। ये है। ठीक है। और देखते हैं और हम लोग को बेसिक क्या क्या लिनक्स पे पता होना चाहिए। ये सारा सॉफ्टवेयर आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो पुट्टी वगैरह है, नोटपैड प्लस प्लस है। सीक्वल डेवलपर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो सिंपल जिप फाइल है, उसको बस अनजिप करके कहीं भी रख देंगे तो हो जाएगा। वीएम हम लोग का क्रिएट हो गया है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाया है, आईपी वाले में कुछ इशू आ रहा है, इसको हम ठीक कर लेंगे, फिर आप लोग को एक बार बता देंगे। ठीक है। थोड़ा सा लिनक्स का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो लिनक्स है क्या? तो लिनक्स जो एक्चुअल में था, जो ओजी लिनक्स था, वो ओपन सोर्स था, उसका कर्नल ओपन सोर्स था। लेकिन उसको अलग अलग कंपनीज उसका जो है कर्नल पे कॉपीराइट क्लेम कर करके उसको अपने हिसाब से वो लोग उसको डेवलप किए, और उसको वो लोग लाइसेंस वर्जन वो लोग जनरेट कर दिए, मतलब क्रिएट कर दिए। जैसे ओरेकल के पास है तो ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स है, रेड हैट के पास है तो उसको आर बोलते हैं, रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। तो ये सारे जो हैं सब लिनक्स ही हैं। बस जो वो सारे लिनक्स हैं जो ओरेकल का है, रेड हैट का है, वो फ्री नहीं है, उसके लिए लाइसेंस पे करना पड़ता है। तो हम लोग जिस पे प्रैक्टिस करेंगे वो ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स है, जो एक्चुअल में फ्री नहीं है, पेड है, बट फॉर पर्सनल यूज के लिए वो फ्री है। आप उसको पर्सनल यूज के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम लोग उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जगह में आपको या तो ओएल ही मिलेगा या तो एआईएक्स और यूनिक्स मिलेगा। एआईएक्स और यूनिक्स जो है वो ओएस सिस्टम के साथ आता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपको बाहर नहीं मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके लिए क्या होता है, जो सर्वर का हार्डवेयर परचेस होता है ना, वो हार्डवेयर के साथ आता है। जैसे मैक ओएस जो होता है एप्पल का, वो भी अलग से नहीं आता है, वो भी मैकबुक लैपटॉप जो है उसके साथ ही आता है, या उस पीसी के साथ आता है। कुछ वैसा ही है यूनिक्स और एआईएक्स, तो वो हम लोग रेडी नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग लिनक्स पे काम करते हैं। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करता है, बट इसका ग्राफिकल इंटरफेस भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मेरे पास जो है ये ग्राफिकल ही है, बट हम लोग इसको कमांड लाइन से यूज करेंगे। तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए बीइंग अ डीबीए, हमको लिनक्स में क्या क्या पता होना चाहिए? हमको माउंट पॉइंट देखने आना चाहिए, माउंट पॉइंट या फाइल सिस्टम कितना खाली है, कितना भर गया है, क्योंकि हमको मॉनिटरिंग में यही देखना ही है। अगर भर गया है तो हमको हाउसकीपिंग करना पड़ेगा, फाइल्स डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो डेटाबेस हैंग कर जाएगा। लिनक्स सर्वर में कितना मेमोरी है, कितना यूज हुआ है, कितना फ्री है। जैसे विंडोज में तो राइट क्लिक करते हैं और टास्क मैनेजर में दिख जाता है, लेकिन लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में वैसे नहीं दिखता। तो लिनक्स में कैसे दिखता है? लिनक्स में अगर मेरे को मेमोरी देखना है तो इसमें कमांड है फ्री हाइफन, अगर एम लिखेंगे तो सारा वैल्यू एमबी में आएगा। यहाँ दिखाता है मेमोरी, इतना मेमोरी हम एलोकेट किए थे, जिसमें से अभी इतना एमबी यूज हो रहा है, इतना फ्री है, इतना मेमोरी शेयर्ड है सारे प्रोसेसर्स के बीच में, इतना बफर यूज किया हुआ है, और इतना एक्चुअल में इस्तेमाल होने के लायक खाली है। अब यहाँ पे दिमाग में आएगा कि यहाँ पे फ्री दिख रहा था अराउंड 4.2 GB, बट अवेलेबल 4.6 GB कैसे हो सकता है? ये दिमाग में सवाल आ सकता है। ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। जो बफर मेमोरी होता है ना, या कैशे मेमोरी, ये एक तरीके से फ्री ही होता है।
इसको कुछ ऐसा समझना है कि जैसे मेरे घर का एक आंगन जो है वो खाली है, बट उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो मेरे लिए बफर एरिया है, बट वो है एक्चुअली फ्री है मेरे लिए। तो कुछ ऐसा है, लिनक्स जो है इतना स्पेस अपने लिए रखा हुआ है कैशे या बफर के लिए। बफर या कैशे क्या होता है? वो स्टोरेज एरिया होता है जहां हम वैसा वैसा चीज ला के रखते हैं जो मेरे को लगातार इस्तेमाल में होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमको जब दोबारा उस चीज का जरूरत पड़ेगा तो हमको दूर जाके खोज के लाने का जरूरत नहीं है, वहीं से उठा के ला के दे देंगे। ये है बफर का काम। तो ये ऑप्शनल एरिया होता है। अगर मेमोरी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो लिनक्स क्या करेगा, यहाँ से जगह निकाल के दे देगा इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए लिनक्स इसको भी फ्री ही मानता है, इसलिए इसको इसमें वो ऐड कर देता है। तो कुछ इसके आसपास का नंबर निकल के आता है। ये चीज़ है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं मेमोरी लिनक्स में कि कितना यूज है और कितना फ्री है। फिर है कितना प्रोसेस लिनक्स में चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा? विंडोज में तो टास्क मैनेजर से दिख जाता है कि ये प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन लिनक्स में कैसे दिखेगा? तो लिनक्स में एक कमांड होता है, PS-EAF, या ए नहीं भी लगाएंगे तो एफ। इसको मारेंगे तो जितना भी प्रोसेस चल रहा होगा इस सर्वर में सब दिख जाएगा। ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसमें जो सबसे मेरा पहला कॉलम में जो वैल्यू है सबसे ऊपर आ जाते हैं, इधर से आते हैं। जो सबसे पहला कॉलम है ये मेरा UID, मीन्स किस यूजर से चल रहा है। PID उसका क्या प्रोसेस है। PPID यानी पेरेंट प्रोसेस आईडी। एक प्रोसेस का मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, जैसे हमको कोई काम मिला, वो काम थोड़ा बड़ा काम था, तो हम अपने अंदर 4 आदमी रख लिए, लेकिन काम तो वही एक ही है। उस एक काम को 4 आदमी कर रहे हैं। तो वैसा ही लिनक्स के केस में भी हो सकता है कि एक ही काम को करने के लिए 4 प्रोसेस का जरूरत पड़ा हो, तो पेरेंट प्रोसेस एक होगा, उसका चाइल्ड प्रोसेस मल्टीपल हो सकता है। ठीक है। फिर एस टाइम है, यानी ये कब से स्टार्ट हुआ पड़ा है। ठीक है। ये उसका पीआईडी का मतलब क्या बताया थे अनु भाई? ये प्रोसेस आईडी है। अच्छा, कोई भी प्रोसेस आईडी। प्रोसेस चलता है ना, कोई भी प्रोसेस जी चलता जी। है तो उसका एक अपना एक आईडी होता है सर्वर पे। ठीक है। ये उसका PID है। कभी भी हम लोग किसी प्रोसेस को उसका अगर प्रायोरिटी बढ़ाएंगे या उसको अगर किल करने का नौबत आएगा, तो हम लोग इस PID से ही किल कर सकते हैं। उसके बाद ठीक। है टाइम, मतलब कितने देर से चल रहा है। और कमांड, मतलब क्या चल रहा है उसमें। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब PS-EF के तो इतना सारा आ गया, लेकिन अगर हमको किसी स्पेसिफिक प्रोसेस का ही डिटेल देखना है, फॉर एग्जांपल ये कोई जीनोम PTY हेल्पर नाम का प्रोसेस चल रहा है, हमको सिर्फ इसी का PID देखना है, बाकी सबका नहीं देखना है। तो क्या करेंगे, तो हम इस क्वेरी को एक्सटेंड करेंगे, पाइप सिंबल लगाएंगे, स्पेस ग्रेप। ग्रेप विंडोज में ग्रेप का अल्टरनेटिव फाइंड है, लिनक्स में ग्रेप है। तो ग्रेप करेंगे, और क्या हमको सर्च करना है, तो ये सर्च करना है, तो इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर इसी का PID देखिए हमको प्रिंट करके दिया है। यही PID है 3576, और ये पेरेंट आईडी है 3570। तो ऐसे करके हम लोग सर्च कर पाते हैं। नोटिस करेंगे क्या कि इसके नीचे एक और निकल के आया, लेकिन ये क्या है, देख के लग रहा होगा ये ग्रेप कर रहा है। तो हम भी अपना कमांड में ये चलाए थे ना, ग्रेप जीनोम, तो मेरे में भी यही कीवर्ड था, और हम भी चला रहे हैं तो वो भी किसी प्रोसेस के थ्रू ही चलेगा। हम भी तो कुछ कमांड ही चला रहे हैं, इसलिए मेरे कमांड को भी प्रिंट कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ काम का चीज प्रिंट हो, हम जो चला रहे हैं वो प्रिंट ना हो जाए, तो एक और पाइप लगा के फिल्टर करना होता है, ग्रेप -V। -V मतलब यहाँ हम जो भी कीवर्ड डाल रहे हैं वो कीवर्ड मैच नहीं होना चाहिए आउटपुट में। तो जैसे हम क्या चलाए थे, हम ग्रेप चलाए थे ना, ये नहीं आना चाहिए, तो ग्रेप। तो केवल काम की चीज आउटपुट में आई। अब आया सिर्फ काम की चीज आउटपुट में। तो ऐसे करके हम लोग स्पेसिफिक
प्रोसेस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद कितना सीपीयू है लिनक्स में, विंडोज में तो फट से दिख जाता है। राइट क्लिक करेंगे, एक मिनट, ठीक है, टास्क मैनेजर, राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, इसमें परफॉर्मेंस में जाएंगे, तो हमको यहाँ दिख जाता है। सीपीयू में जाएंगे तो यहाँ मेरे को दिख जाता है कि मेरा 10 कोर है, 12 लॉजिकल प्रोसेसर है। यहाँ दिखे, विंडोज में। लिनक्स में कैसे दिखेगा? तो लिनक्स के लिए सर्वर में गए, इसमें क्या होता है, लिनक्स में एल एस सीपीयू इंटर करेंगे तो डिटेल आ जाएगा, क्या आर्किटेक्चर है। ठीक है, सीपीयू किस किस बिट में ऑपरेट कर सकता है। तो ये 32 बिट, 64 बिट, ये दोनों को सपोर्ट करता है, मतलब ये 64 बिट का सीपीयू है। एनडीएन है, कितना सीपीयू लगा हुआ है, तो 2 सीपीयू लगा हुआ है। दोनों में से कितना सीपीयू ऑनलाइन है, तो दोनों ही सीपीयू ऑनलाइन है। ठीक है, किस ब्रांड का है, क्या फैमिली है, क्या जनरेशन है, ये सब यहाँ से दिख जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अगर यूनिक्स है तो यूनिक्स में एल एस सीपीयू नहीं काम करेगा, वहाँ पे फिर एक मैक इन्फो नाम का होता है, MACH ऐसे करके होता है, जो यूनिक्स में काम करता है। तो जैसे बताए ना, लिनक्स का कर्नेल को परचेज करके कंपनी लोग अपने हिसाब से, वो लोग उसको डेवलप किया, और कुछ अपना वो लोग प्रोप्राइटरी कमांड्स लोग डेवलप किया, जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के ओएस पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर एल एस सीपीयू है, ये लिनक्स पे काम किया, ये एएक्स या यूनिक्स पे नहीं काम करेगा, वहाँ पे अलग मिलेगा कमांड। एएक्स में देखना है तो एक टोपैज करके कमांड मिलेगा, जो यहाँ नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिनक्स में इसका अल्टरनेटिव है टॉप। टॉप मारेंगे तो यहाँ पे भी हमको रनिंग प्रोसेस सारा दिख जाता है, किस पीआईडी से चल रहा है, किस यूजर का चल रहा है, प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, कितना परसेंट मेमोरी कंज्यूम किया है, कितना परसेंट सीपीयू कंज्यूम किया है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे विंडोज का टास्क मैनेजर है, कितना सीपीयू खा रहा है, कितना मेमोरी खा रहा है, वैसे ही लिनक्स में कुछ ऐसा दिखाता है। ये चीज है। अब है, लिनक्स में लोड कैसे पता चलेगा? अब जैसे विंडोज में तो यहाँ पे बहुत सुंदर ऐसा ग्राफ बन जाता है, यहाँ परसेंटेज भी दिखता है, 12%, 18% लोड है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ अभी लोड कम है। लिनक्स में कैसे दिखेगा? तो लिनक्स में एक जो अभी हम लोग टॉप देख रहे थे, एक तो टॉप कमांड है, बहुत यूजफुल है। टॉप में यहाँ पे डायरेक्ट मेरे को दिख जाता है, ये देखिए यहाँ पे सीपीयू परसेंटेज। तो यहाँ पे जितना है, उसके बगल में देखिए क्या लिखा है, यूएस। यूएस के माने यूजर लोड, 5.3% ही लोड है, जो यूजर की वजह से है, मतलब जो यूजर सिस्टम को यूज कर रहे हैं। 1.8% लोड है सिस्टम का। सिस्टम का माने जैसे विंडोज स्टार्ट करते हैं, तो विंडोज का भी तो अपना बहुत सारा प्रोग्राम चलते रहता है बैकएंड में, जिसकी वजह से वो रन हो पाता है, उसको सिस्टम प्रोग्राम से बोलते हैं। वैसे ही लिनक्स में होता है। ठीक है, 0.01 ये आपका नीस प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल मेरे को भी नहीं है, नीस प्रोसेस। फिर है, ये है, इसको मेरे को ध्यान रखना है, आइडल प्रोसेस। आईडी बोले तो आइडल प्रोसेस, कितना परसेंट सीपीयू मेरा अभी आइडल पड़ा हुआ है। तो 95% आइडल, दैट मीन्स मेरा सिस्टम अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है इस पे। ठीक है, इसके बाद है WA है, मतलब वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, कितना प्रोसेस मेरा वेटिंग में है। फिर ये HI है, SI है, ST है, इस पे हमको भी ध्यान ही नहीं है कि इसका यूज क्या है, हम लोग मेनली इन्हीं 5 पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितना परसेंट लोड जा रहा है, यहाँ से देख सकते हैं कितना परसेंट खाली है। तो अगर मेरा सर्वर पे लोड ज्यादा जा रहा है, सर्वर स्लो काम कर रहा है, तो सबसे पहले टॉप चला के देखेंगे कि लोड कितना है। अगर लोड हाई है, तब हम बोलेंगे कि नहीं, मेरा सर्वर पे लोड ही ज्यादा है, इसलिए स्लो काम कर रहा है। तब फाइंड करेंगे क्या चल रहा है जिसकी वजह से लोड है। अगर मेरा प्रोसेस है तो हम चेक करेंगे उसको किल कर सकते हैं कि नहीं। एप्लीकेशन का है तो हम लोग को बताएंगे कि सर आपका कोई एप्लीकेशन चल रहा है, आप उसको किल करो, सर्वर पे लोड जा रहा है, बाकी को प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग सिनेरियो हो सकता है।
तो ऐसे हम लोग सर्वर पे लोड देखते हैं लिनक्स का। एक तरीका ये है। दूसरा एक कमांड होता है अप टाइम। अप टाइम में लोड एवरेज दिखाता है यहाँ पे। इसका 3 वैल्यू है लोड एवरेज का। और ये 3 वैल्यू का अलग अलग मायना है। जैसे सबसे पहला वैल्यू है, ये 1 मिनट का एवरेज है। इसके बाद वाला जो है वो 5 मिनट का एवरेज है। और इसके बाद वाला जो है वो 15 मिनट का एवरेज है। तो पिछला 15 मिनट में इसका लोड एवरेज 0.19 था। 10 मिनट में 0.13 था। और 1 मिनट में 0.10 है। इधर दिखाता है करेंट टाइम। और ये बीच में दिखाता है 35 मिनट एक्चुअल अप टाइम, कि सर्वर कितने देर से चालू है। उसके बाद दिखाता है इस पे कितने यूजर्स कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पे 3 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो हम ही कनेक्ट किए हैं। तो वैसा होता नहीं है। जैसे विंडोज चलता है तो बैकएंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं ना, वैसे ही लिनक्स भी जब स्टार्ट होता है तो इसका भी अपना कुछ कुछ बैकएंड में प्रोसेस क्रिएट होता है। तो ये उसका भी काउंट को इंक्लूड कर लेता है। तो ऐसे हम लोग इसका लोड चेक कर सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि सीपीयू लोड हाई है या नॉर्मल है? तो अगर टॉपेस्ट से चला रहे हैं, टॉप से अगर चला रहे हैं तो वो तो यहीं पे दिख जाता है, यहाँ पे। जैसे अभी 13% है। तो अगर आमतौर पे कंपनीज में क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड मेंटेन करते हैं। 85% से ऊपर है दैट मीन्स मेरा सर्वर हेविली लोडेड है। तो अगर यहाँ पे लोड 85% से ऊपर गया तब हम बोलेंगे लोड हाई है। एक तरीका ये है। दूसरा अप टाइम से पता करते हैं। अप टाइम में लिनक्स में क्या होता है, यहाँ पर लोड जो है 1 के आसपास नहीं जाना चाहिए। 1 माने लिनक्स में 100% लोड। लिनक्स 0 से 1 वाला मेथड पे काम करता है। 0 के पास जाएंगे उतना कम लोड है सर्वर पे। 1 के जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा लोड है, यानी 0.99 दैट मीन्स हेवी लोड। वही 0.001 या 0.01 मतलब सर्वर पे बहुत कम लोड है। ऐसे। ठीक है, यूनिक्स पे भी सेम डिजाइन फॉलो होता है। सेम चीज फॉलो होता है। एआईएक्स के कॉन्सेप्ट में, एआईएक्स में ये चीज लागू नहीं होता। ठीक है। एआईएक्स के केस में क्या होता है, वहां पे सार कमांड से हमको आइडिया लगता है। ठीक है, सार से जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे जैसे आउटपुट लिनक्स में नहीं आ रहा है, उसमें एक ईएनटी और एक लॉजिकल कोर ऐसा कुछ करके एक आउटपुट आता है सीपीयू करके। वहां हमको देखना रहता है कि वो लॉजिकल सीपीयू कितना दिखा रहा है। सपोज एएक्स सर्वर में 8 सीपीयू है। और हर एक सीपीयू ऑक्टा कोर है, यानी हर एक सीपीयू में 8 कोर है, तो 8 8 जा 64, यानी 64 कोर हो गया। तो वहां पर लोड एवरेज देखेंगे कि वो 64 के कितना पास है। ठीक। अगर वो 64 है दैट मीन्स 100% सीपीयू यूज हो रहा है। अगर वो 30 है दैट मीन्स 50% सीपीयू यूज हो, या वो 50% सीपीयू यूज हो रहा है। तो ये डिजाइन में अंतर है एआईएक्स, लिनक्स और यूनिक्स में। ठीक है ना, ये चीज है। अब स्वैप क्या होता है लिनक्स में? तो स्वैप का कुछ आइडिया है आप लोगों को? स्वैप कभी नाम सुना होगा। स्वैप मेमोरी, पेज मेमोरी, किसी को भी? स्वैप। हाँ, स्वैप या पेज मेमोरी। हाँ, वो वही मेमोरी होता है ना जो हार्ड ड्राइव से हम लोग ले लेते हैं अपना ये यूज के लिए, हाँ। एज अ अगर रैम। मेरा हाँ करेक्ट। अगर मेरा फिजिकल मेमोरी कम है सर्वर पे, लेकिन हमको अगर कोई लार्ज प्रोग्राम रन करना है तो क्या करेंगे, मेरे पास रैम नहीं है, हमको चलाना ही है प्रोग्राम। तो हार्ड डिस्क का अनयूज स्पेस को हम रैम की तरह यूज कर लेते हैं, जिसको वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं विंडोज में। और लिनक्स में उसी को स्वैप या पेज मेमोरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो पेजिंग मेमोरी है जो लिनक्स में कॉन्फ़िगर करना मैंडेटरी है। नहीं कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर किसी टाइम ऐसा हुआ कि सर्वर पे कोई प्रोग्राम चला दिया, मेमोरी 100% यूज हो गया तो सर्वर हैंग कर जाएगा। वैसे सिनेरियो से बचने के लिए स्वैप कॉन्फ़िगर किया जाता है, ताकि मेमोरी जैसे ही फुल हो तो अलर्ट तो आ जाएगा, लेकिन सर्वर हैंग नहीं करेगा।
फिर वो चीज़ स्वैप में जाएगा, धीरे धीरे मेमोरी का कंटेंट स्वैप में कॉपी होने लगेगा, और लिनक्स एक्चुअल मेमोरी को थोड़ा खाली रखेगा। तो मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाएगा रिएक्ट करने के लिए, एटलीस्ट सर्वर हैंग नहीं होगा। और अगर हम स्वैप कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो जैसे ही मेरा ये मेमोरी अगर हम देखते हैं, जैसे ही मेरा ये टोटल मेमोरी यूज होगा, यहाँ पे कंप्लीट यूज हो जाएगा 5754, मेरा सर्वर हैंग कर जाएगा, कुछ चलेगा ही नहीं। तो मेरे को सर्वर रिस्टार्ट ही लेना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए हम भी यहाँ पे 2 GB स्वैप कॉन्फ़िगर करके बैठे हुए हैं, और मेरा स्वैप देखिए जीरो यूज हो रहा है। और आइडियली आपका स्वैप जीरो ही यूज होना चाहिए। अगर आपका सर्वर में स्वैप यूज हो रहा है, दैट मीन्स आपका सर्वर में मेमोरी कम है। या तो आप अपना सर्वर का मेमोरी बढ़ाइए, क्योंकि मेमोरी में जगह कम है, इसलिए प्रोग्राम स्वैप में स्पेस कंज्यूम कर रहा है। अगर सफिशिएंट मेमोरी रहेगा सर्वर में, तो स्वैप यूज करने का नौबत ही नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज है। तो स्वैप हम लोग ऐसे मॉनिटर करते हैं। तो स्वैप हमेशा आपका यूज जो है वो जीरो ही रहेगा। अगर यूज हो रहा है तब हमको डिबग करना पड़ता है कि कहाँ मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। तब हम लोग जैसे यहाँ पर टोपेज में आउटपुट में देख रहे थे, यहाँ जाके देखना शुरू करेंगे, जैसे 5% ले रहा है, चेक करेंगे क्या प्रोग्राम है, क्या चल रहा है इसके अंदर। उस टाइप से हम लोग और थोड़ा डिक करना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग स्वैप मॉनिटर करते हैं। स्वैप आई गेस टॉप पे भी दिखता होगा। हाँ, यहाँ पे दिखता है कितना केबी स्वैप है। ठीक है, जीरो यूज हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। अब आरपीएम पैकेज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेटाबेस। आरपीएम पैकेज क्या होता है? जैसे विंडोज में किसी फाइल को प्रोसेस करने के लिए उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, उस फाइल को सपोर्ट करने के लिए। जैसे MP3 फाइल प्ले करना है, तो उसका एक कोडेक या तो MP3 प्लेयर डाउनलोड करना पड़ता है। कुछ वैसा ही लिनक्स में आरपीएम पैकेज आता है। ठीक है, तो वो पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके हमको वो खास फीचर हमको लिनक्स में मिलता है। जैसे हम oracle डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारा आरपीएम सर्वर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी जाके मेरा डेटाबेस इंस्टॉल होगा। नहीं तो मेरा डेटाबेस इंस्टॉल होगा ही नहीं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे। तो वो सारा आरपीएम पैकेज होता है जिसको इंस्टॉल करना होता है। ये भी मेरा काम नहीं है, ये भी सिस्टम एडमिन या ओएस टीम का काम है। बट हम लोग इसको भी देखेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कैसे देखेंगे? एक तो वो तरीका दिखाए थे कि ग्राफिक ये ग्राफिकल इंटरफेस से अंदर में घुस के जो हम देख पाते हैं। जो ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर है। हम यहाँ पे गए और फिजिकली जाकर देख लिए, यहाँ पे ये 2 अडेप्टर मेरे को दिख रहा है। लेकिन जैसे कि बताएं, कंपनी से मेरे को एक्सेस तो होगा नहीं, मेरे को तो कमांड लाइन इंटरफेस का होगा। तो कमांड में देखना है तो कैसे दिखेगा? विंडोज में जैसे आईपी कॉन्फ़िग होता है, विंडोज में जैसे आईपी कॉन्फ़िग होता है, इसमें ये नहीं काम करता। इसमें पी का जगह एफ लग जाता है। इसमें होता है IF कॉन्फ़िग। इंटर मारेंगे तो ये दिखा देगा। ऊपर से देखना शुरू करते हैं, ये है एडेप्टर का नाम। ठीक है, ये डिफॉल्ट एडेप्टर है जिसको लूप बैक एडेप्टर बोलते हैं, और ये VMware के साथ आता है। तो चूंकि ये VMware में चल रहा है, तो ये एडेप्टर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ये लूप बैक एडेप्टर है, जैसे विंडोज में आपका होता है लूप बैक एडेप्टर। ये 2 नेटवर्क इंटरफेस है, मेरा सर्वर पे अभी अटैच है, और दोनों का आईपी यहाँ पे दिख रहा है। इसका इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये एडेप्टर, अगर हम यहाँ दिखाएं, तो ये एडेप्टर डिसेबल्ड है, ये ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए अभी इसमें कोई आईपी आईपी नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो चीज़ है। तो ऐसे हम लोग एडेप्टर देखते हैं। उसके बाद लिनक्स में बहुत जरूरी हम लोग को कमांड सबको जरूरत पड़ता रहता है, जैसे डायरेक्टरीज बनाना या फाइल क्रिएट करना।
विंडोज में तो राइट क्लिक किए न्यू फोल्डर बन जाता है, राइट क्लिक किए न्यू नोटपैड फाइल, न्यू वर्ड फाइल बन जाता है। लिनक्स पे कमांड से कैसे बनाएंगे? MKDIR। एम के डी आई आर, जैसे हमें कुछ बनाना है तो एम के डी आई आर, फोल्डर का नाम, सपोज हमको एक बनाना है फोल्डर 1, इंटर, तो बन गया। अब देखेंगे कैसे कि ये बना कि नहीं। बना तो दिए। ठीक, तो कैसे होता है? LS-LTR, ठीक है, या सिंपल LS। LTR पे बाद में आते हैं LS। तो जितना हम जिस अभी पाथ पे हैं, उस पाथ पे जितना फाइल या फोल्डर है सब दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा फोल्डर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वे में दिख रहा है। अगर इसको वर्टिकली हमको देखना है तो कैसे दिखेगा? तो इस कमांड को हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो LS-L करेंगे तो लिस्ट के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अब हमको लिस्ट के फॉर्म में दिख रहा है, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल भी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये केवल नाम का बेसिस पे किया है, AD ऐसे करके किया है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, जो टाइम का बेसिस पे ये ऑर्डर हो। ठीक है, तो LT के बाद T लगा देंगे, तो ये टाइम का बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे लेटेस्ट फाइल है वो बाय डिफॉल्ट ऊपर दिखेगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, सबसे लेटेस्ट फाइल नीचे दिखे, तो रिवर्स में हम दिखा सकते हैं, T के बाद R लगा देंगे तो रिवर्स दिखेगा। तो मेरे को जो सबसे लेटेस्ट फाइल बना है वो सबसे नीचे दिखेगा। ठीक है, अब इसको भी पढ़ने का तरीका है। इसका अलग अलग सेक्शन है। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड कुछ और दिख रहा है, बीच में कुछ है, फिर यहाँ रूट रूट लिखा है, फिर यहाँ कुछ है, ये यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ आपका फोल्डर का नाम है। तो ये बाकी लेफ्ट में है, इन सबका क्या मतलब है? तो जो यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये इस फोल्डर पे क्या परमिशन है वो दिखाता है। ठीक है, परमिशन का भी देखिए इसमें 3 हिस्सा है। ठीक है, 3 हिस्सा है। क्या क्या हिस्सा है? जो पहला हिस्सा है ये है उस फोल्डर का ओनर के लिए। ठीक है, यानी इस फोल्डर का ओनर को इस फोल्डर पे R माने रीड का भी परमिशन है, W माने राइट का भी परमिशन है, X माने एग्जीक्यूट का परमिशन भी है, और R माने रीड का परमिशन है। ठीक है, तो रीड तो 2 बार मिल गया। ठीक है, बीच वाला जो है परमिशन वो ग्रुप के लिए है। ग्रुप क्या होता है? जैसे विंडोज में आ, ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ कि विंडोज में मेरे को एडमिन ग्रुप में ऐड कर दीजिए मेरा आईडी को, ऐसा कभी सुनने में आया है किसी से? मेरा आईडी एडमिन ग्रुप में नहीं है विंडोज में, तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, नहीं। लेकिन ओके, जैसे कुछ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना रहता है तो हम लोग को कमांड से ये करना पड़ता है ना। वो रन एज एडमिन वाला कौन सा, या वो जो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल करते हैं वो वाला? इनेबल करते जो लॉगिन करते हैं। हाँ, तो वो तो है कि हम उस यूजर को इनेबल किए, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हम एक मनी नाम का हम आईडी क्रिएट किए। ठीक, लेकिन वही आईडी एक एडमिन की तरह बिहेव करे, तो उसके लिए क्या होता है, सर्वर में ना ग्रुप क्रिएट होता है। ठीक है, वो हमको यहाँ पे दिखेगा। अगर जैसे मेरा एक विंडोज है, इस पे हम जिस पीसी पे जाएंगे, यहाँ पे मैनेज दिख रहा है, यहाँ पे हम्म, अच्छा सॉरी, ये मेरा होम एडिशन है। विंडोज का होम एडिशन में नहीं दिखता है, लिनक्स पे आते हैं। ठीक है, यहाँ दिखेगा। जैसे हम आईडी मारते हैं, तो आईडी में मेरा यूजर का नाम रूट है, और मेरा ग्रुप रूट है। तो हमको वो रूट का खैर हम एक्चुअली हम रूट से ही लॉगिन, अच्छा दूसरे यूजर में जाते हैं, 1 मिनट। ये भी सूडो सू हम बाद में बताएंगे क्या है। सुपर क्लैडी बना भी नहीं है, सुपर है कि नहीं? सुपर भी नहीं है, ठीक है कोई नहीं।
ग्रुप क्या होता है, जैसे यूजर क्रिएट हुआ है, लेकिन अब क्या होता है कि हम हर बार जब नया आईडी क्रिएट करेंगे, उसको फिर से परमिशन देंगे, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक होता है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग हम ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, और उस ग्रुप में कुछ डिफाइंड पहले से 5 परमिशन दे देते हैं कि इस ग्रुप में जो भी बंदा आएगा वो ये 5 काम कर पाएगा। ये एक डेजिग्नेशन, ठीक है ना। जैसे एचआर, एचआर एक डिजिग्नेशन है। एचआर में कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा तो उसको पहले से पता है कि एचआर का क्या क्या काम होता है, उसको वही वही काम करना है, उसको हमको हर बार नहीं बताना पड़ेगा। कुछ वैसा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फोल्डर का ग्रुप कैसे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जो लेफ्ट में है ये इसका ओनर है, और जो बी उसके राइट में है ये इसका ग्रुप है, ठीक है। तो ओनर का परमिशन ये वाला है, यानी रीड राइट एग्जीक्यूट का। ग्रुप का परमिशन है एग्जीक्यूट और रीड का। और जो तीसरा है ये है अदर्स के लिए, यानी बाकी यूजर के लिए। तो बाकी यूजर इसको रीड राइट कुछ नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अजीब यहाँ पे ये दिख रहा होगा, इन दोनों के आगे डी नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में डी लगा हुआ है। कुछ अंतर क्यों है डी लगा हुआ, कुछ आइडिया? क्योंकि वो डायरेक्टरी नहीं है। कौन सा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। पर नीचे वाला डायरेक्टरी नहीं है। अरे नहीं, वो डी वाला है और आर मतलब जिसमें वो नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो जिसके आगे डी लगा हुआ है वो दिखाता है कि ये सब डायरेक्टरीज हैं, यानी फोल्डर्स हैं। और जिसके आगे डी नहीं लगा हुआ मतलब वो एक फाइल है, ठीक है। तो हम लोग एक फोल्डर बनाना सीखे, कैसे करते हैं, एम के डी आई आर स्पेस, जो भी फोल्डर क्रिएट करना है वो फोल्डर का नाम, ठीक है। अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा, हम अभी जहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं, किस पाथ में है, वो कैसे पता चलेगा? विंडोज में तो फट से दिख जाता है। जैसे ये खुला हुआ है, यहाँ क्लिक किए तो ये मेरे को दिख गया कि ये हम इस पाथ पे हैं, ठीक है ना। लेकिन लिनक्स पे कैसे दिखेगा, तो इसमें कमांड आता है PWD, प्रेजेंट वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। इंटर मारेंगे तो हम अभी कहाँ हैं, हम अभी स्लैश रूट पाथ में हैं, ठीक। और ये पाथ किस माउंट पॉइंट या फाइल सिस्टम में है, जैसे विंडोज में ये पाथ किस ड्राइव में है, तो यहाँ दिखता है ना डी ड्राइव में है। वैसे ही लिनक्स में कैसे पता चलेगा, तो DF-H करेंगे, ये जो पाथ है इसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो दिख रहा है ये किस में है, ये रूट फाइल सिस्टम में है, ठीक है। ऐसे करके दिख जाता है। तो हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं फोल्डर वगैरह, वो इस फाइल सिस्टम के अंदर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज हम किसी और फाइल सिस्टम में, सपोज हम आते हैं बूट वाले पे, ठीक है। हम किसी दूसरे लोकेशन पे कैसे जा सकते हैं, CD से चेंज डायरेक्टरी। हम इसके अंदर चले गए बूट के अंदर, ठीक है। अभी अगर हम PWD करेंगे तो हम कहाँ आ गए, बूट के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ हम LSLTR करते हैं, तो इतना सारा फाइल है, लेकिन हमको देखना है कि अ, जो हम पहले में जहाँ थे इसमें, हमको यहीं से देखना है कि इसमें क्या क्या फाइल है, तो कैसे देखेंगे, कुछ आइडिया? फिर से बोलेगा हाँ, भैया, क्या बोले? हम अभी हैं इस पाथ में, ठीक है। लेकिन हमको देखना है कि इस स्लैश रूट वाले फाइल सिस्टम में क्या क्या फाइल्स है, तो कैसे देखेंगे? LSLTR करके उसका नाम दे देंगे, उसका बात कर। ये इसका ऐसे, हाँ। ठीक है, तो ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कहीं पे भी रह के हम लोग किसी दूसरे जगह का पाथ का भी फाइल हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी विंडोज में थोड़ा मुश्किल है, लिनक्स में थोड़ा हैंडी है ये सब। कमांड में थोड़ा सा ज्यादा पावर मिलता है हम लोग को, ग्राफिकल इंटरफेस में जैसा वो बना के दिया है वैसा ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल LSLTR हम चलाएं ऊपर वाला कमांड, ठीक है ना। अब सपोज इसमें कोई ना फाइल इसमें लगातार जनरेट हो रहा है, तो हमको हर बार नया फाइल देखने के लिए दोबारा चलाना पड़ रहा है,
दोबारा चलाना पड़ा देखने के लिए नया फाइल आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, ऐसे करके। तो लिनक्स में एक अलग फीचर है कि हम क्या कर सकते हैं, कमांड को लूप में लगा सकते हैं कि ये बार बार चलता रहे। तो एक वॉच नाम का कमांड है कि देखते रहो। तो वॉच -n, ठीक है, कितने कितने सेकंड में इसको देखते रहना है। तो सपोज हम दिए 5 सेकंड, तो फिर कमांड दे देना है कि उसको क्या कमांड उसको देखना है, क्या कमांड का आउटपुट देखते रहना है, ऐसे करके। और इंटर मार दें तो ये हर 5 सेकंड में रिफ्रेश करते रहेगा। यहाँ पे टाइम अगर हम लोग गौर करें, ये टाइम चेंज होगा, 13:41 है, ऑटोमेटिक चेंज होगा 13:46, चेंज हो गया। तो ये हर 5-5 सेकंड में रिफ्रेश करते रहेगा। तो ये मॉनिटरिंग में काफ़ी हेल्प करता है। सपोज हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से हमको किसी लोकेशन पे लगातार फाइल जनरेट होगा, तो वो लोकेशन कहीं भर ना जाए, हमको बार बार ADF-H ना चलाना पड़े, तो वहाँ हम ये वॉच वाला मेथड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे मेरे को रियल टाइम में दिखते रहेगा कितना भरा, कितना भरा, कितना भरा, ऐसे ए करके। ये एक्स और काफ़ी। यूनिक्स में चलता है ये वॉच? नहीं, AX यूनिक्स में वॉच नहीं चलता है। AX यूनिक्स में हमको अच्छा एक अच्छा। एक्सप्लिसिट हमको एक लूप क्रिएट करना रहता है। वो कैसे होता है, तो वाइल ट्रू, ठीक, इनडिफिनिट ये लूप क्रिएट कर रहे हैं। वाइल ट्रू, क्या करना है मेरे को, ये कमांड को रिपीट करो, ठीक है। इस कमांड को मेरे को चलवाना है, ठीक है। कितनी देर में चलवाना है, तो स्लीप 10-10, 5-5 सेकंड में चलवाना है, ठीक है। डन, मार के बैठ जाओ। ये चलता रहेगा हर 5-5 सेकंड में, ठीक है। तो यूनिक्स और AIX में वॉच नहीं मिलता है, तो वहां पे हमको थोड़ा अलग दिमाग लगाना है। तो लिनक्स इस लेवल का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जैसे जैसे आप लोग लिनक्स पे काम करेंगे, विंडोज पे काम करने का मन नहीं करेगा, इतना इंटरेस्टिंग है लिनक्स। और यही सारा स्टेप्स को जब एक फाइल में जोड़ जोड़ के बनाते जाते हैं, तो वही फाइल को हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी शेल स्क्रिप्ट, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे कि किसी काम को ऑटोमेट कर दिया गया स्क्रिप्टिंग के जरिए, तो वो शेल स्क्रिप्टिंग है। जो काम हम पे मैनुअल कर रहे हैं, वही चीज एक इस स्क्रिप्ट में लिख दिए। अब 50 कमांड चलाने की जगह आप उस स्क्रिप्ट पे चला दिए, अब ऑटोमेटिक चल रहा है वो 50 कमांड। तो ये सारा फिजिबिलिटी लिनक्स ही प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है ना। विंडोज में भी आजकल धीरे धीरे आ रहा है, विंडोज में भी पावर शेल है। पावर शेल आप लोग सुने होंगे, विंडोज में आ गया है, बट वो देर कर दिया है। तब तक लिनक्स काफी फेमस हो चुका है मार्केट में इस मामले में। तो ये चीज है। हम लोग अच्छा फाइल्स कैसे बनाते हैं, फोल्डर तो बना लिए, ठीक है। वापस जाते उस पाथ पे, कहाँ बनाए थे, रूट में बनाए थे। तो ये मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर जाना तो कैसे जाएंगे, CD करके जाएंगे, चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर 1, ठीक। सपोज हमको फोल्डर का नाम पूरा नहीं याद है, ठीक है। सपोज हमको सिर्फ इतना याद आ रहा है कुछ। सपोज हम ऐसे एल नहीं किए हैं, ठीक है ना। यहाँ तो हम इंटर मार दिए, हम कंपनी में गए तो यहाँ पे 1000 फोल्डर है, हमको वहाँ पे नहीं दिख रहा मेरा फोल्डर। लेकिन हमको थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद है कि उसमें फॉल या डर ऐसा कुछ करके कीवर्ड था। तो कैसे खोजेंगे, तो LS-LD करते हैं। तो L फॉर लिस्टिंग, D फॉर डायरेक्टरी, केवल डायरेक्टरी दिखाएगा, ठीक है। तो हमको सर्च करना है, तो हमको पता है कि आगे पीछे फॉल या ऐसा कुछ लगा हुआ था, तो स्टार FOL स्टार इंटर, मेरा फोल्डर मेरे को दिख जाएगा। ऐसे हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको CD भी करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम उसी के अंदर जाएंगे, PWD, तो मेरा करंट पाथ ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखना है क्या क्या फाइल है। कुछ फाइल नहीं है, एक हमको फाइल अभी क्रिएट करना है। तो जैसे